Hello students, welcome to my chemistry world by Vandana. This is my channel. Today I am going to start the part second, that is chapter number 2, 11th standards chemistry, structure of atom. It's part 1. I am going to explain you. Friends, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसके पहले हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि एटम्स की अलग अलग थेरी अलग अलग साइंटिस्टों ने दी और इस हिसाब से उन्होंने अलग अलग अपने ओपिनियन भी दिए। उस हिसाब से जैसे डाल्टन्स की थेरी थी जिसके बहुत सारे पॉस्टुलेट थे जो बाद में रॉन्ग हुए, राइट। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर जो एटम है और उन जिस पार्टिकल से बना है उन सब के बारे में आज स्टडी करना है। तो अराउंड 400 BC इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स उन्होंने प्रपोज किया दैट एग्जिस्टेंस ऑफ एटम इज देयर एंड दिस इज एटम्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। लगभग आज 400 BC आप देखो कि इतने साल पहले ही इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर ने ये चीज़ डिक्लेयर ही कर दी थी कि बोल ही दिया था कि भाई यहाँ पे जो हम परमाणु बोलते हैं हमारे इंडियन इसमें उसको, कि एक एटम्स का एग्जिस्टेंस है वहाँ पे और इस मैटर का सबसे फंडामेंटल पार्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स जिससे हमारा पूरा मैटर बनता है। और इसी का जो एटम है ये वर्ड भी हमारा आया है ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक वर्ड में जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया है एटोमिनो। एटोमिनो का मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसका हम आगे जाके पार्ट नहीं कर सकते, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। In 1808, Dalton's atomic theory proposed that all matters are composed of extremely small and structureless atoms. तभी 1808 में डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी आई जिन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया था कि एटम सबसे छोटा पार्ट है, बिल्कुल छोटा, और जिसका कोई स्ट्रक्चर तब तक तो नहीं था, स्ट्रक्चरलेस था। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि सभी मैटर्स एटम से बने हुए हैं और जो बिल्कुल एक्सट्रीमली स्मॉल और स्ट्रक्चरलेस एटम है। लेकिन जैसे जैसे समय चला गया तो लगभग 19th सेंचुरी की एंड में और लगभग 20th की बिगिनिंग में, एकदम स्टार्टिंग में, अर्ली ऑफ द 20 centuries, there show that atom is not indivisible but it consists of still smaller particles, electron, proton and neutron. Means at the end of the 19th century and at the early of the 20th century, it was just given statements that they show also there are so many discoveries that the Dalton's atomic theory statement that atom are extremely small and they are structureless atoms. तो atoms are not extremely small and atoms are not indivisible। एक गलत हुआ कि एटम्स को हम आगे इंडिविजुअल मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर पाते, उसके पार्ट नहीं कर पाएंगे। ये जो उसका पोस्टुलेट था वो गलत हुआ 20th सेंचुरी में, दैट एटम इज़ नॉट इंडिविजुअल बट इट इज स्टिल कंसिस्ट। भाई एटम को हम डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, एटम डिविजिबल है और उसके अंदर और उससे भी छोटे वाले पार्ट है और वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स थे किसी भी मैटर के लिए। अब इस डिस्कवरी की बात करेंगे हम, डिस्कवरी ऑफ द सम पार्टिकल्स, जैसे है जितने जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी की बात करेंगे। पहला इसमें आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, तो इलेक्ट्रॉन्स वेर डिस्कवर बाय J.J. थॉमसन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। बराबर है, जैसे अर्ली ऑफ द 20th सेंचुरी बोल सकते हैं या एंडिंग बिल्कुल 19th सेंचुरी के, तब J.J. थॉमसन ने उसको डिस्कवर किया था। उन्होंने एक खास एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था उसका? तो उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक 50 सेंटीमीटर ऐसी लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब ली, मतलब 50 सेंटीमीटर इतना लेंथ था उसका। और डिस्चार्ज ट्यूब जो बनी थी वो सिलेंड्रिकल शेप था उसका और हार्ड ग्लास की ट्यूब थी, राइट। सिलेंड्रिकल शेप था उसका, 50 सेंटीमीटर इतनी लेंथ थी, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोला जाता है। अब जो ट्यूब दोनों साइड से विच इज क्लोज एट बोथ एंड
फिटेड विद द टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। उसकी डायग्राम भी दिखाई है कि भाई एक ऐसी लार्ज उन्होंने 50 सेंटीमीटर ऐसी बड़ी सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, नॉट ट्यूब ली, एक हार्ड ग्लास ट्यूब ली जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोला जाता है, जो दोनों साइड से बिल्कुल एंड उसके फिट थे दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड से। द ट्यूब इज कनेक्टेड, द ट्यूब जो थी कनेक्टेड टू साइड ट्यूब टू वैक्यूम पंप। अब दोनों साइड में तो आपके इलेक्ट्रोड्स मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स है, लेकिन उस सिलेक्ट ट्यूब का एक साइड जो ट्यूब साइड का पार्ट था उसमें एक वैक्यूम पंप से उसको कनेक्ट किया गया था। और डायग्राम में आपको दिखाऊंगी मैं। द ट्यूब इज फिटेड विथ फिल्म, द पूरा जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसको गैस से भरा गया था, जो गैस का हमें स्टडी करना था। एंड टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, और जो दो मेटेलिक उसके इलेक्ट्रोड थे उसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया था। एट अ वेरी हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर द गैसेस बिकम कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी बिगिंस टू फ्लो। तो इस पूरी डिस्चार्ज ट्यूब को गैस से भराया गया था, जो 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब थी, हार्ड ग्लास ट्यूब थी, उसके दोनों एंड फिट थे दो मेटालिक इलेक्ट्रोड से। अब उस दोनों मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया था हाई वोल्टेज से, राइट। और इस ट्यूब के बिल्कुल नीचे साइड में भी एक वैक्यूम पंप से उसको कनेक्ट किया गया था प्रेशर मेंटेन करने के लिए। और बेट एट अ वेरी लो प्रेशर, नेचुरली उसमें से पूरा उन्होंने एयर जितना भी होगा वो बिल्कुल लो प्रेशर कर दिया। मीन्स वैक्यूम पंप से आप समझ सकते हो कि अंदर की पूरी चीज़ जो है वो उन्होंने वैक्यूम पंप से प्रेशर को मेंटेन किया। और एट वेरी हाई वोल्टेज क्या किया, नाउ जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया और प्रेशर बहुत लो था, तो उन्होंने देखा कि गैस जो भरा है उस पूरी डिस्चार्ज ट्यूब में वो गुड कंडक्टर हो गया और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी शुरू हो गई। अब यहाँ पे उन्होंने डायग्राम दिखाई है, आपको समझ में आ जाएगी। डायग्राम देख लीजिए। ए है आपका, ए आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, ये दो मेटालिक के इलेक्ट्रोड्स है जिनको एक हाई वोल्टेज डीसी वोल्टेज से उसको कनेक्ट किया गया है, बराबर है। बाद में यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे देखिए एक वैक्यूम पंप है जिससे इसके अंदर जो गैस भरा है उसका प्रेशर मेंटेन किया जाएगा वैक्यूम पंप से, राइट। जब हाई वोल्टेज को भेजा गया तो अब उन्हें लगा कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है उस गैस में से फ्लो हो रही। कैसे पता चला, तो उसका आगे दिया है। एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, दे हैव गिवन दैट दिस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज इन द फॉर्म ऑफ रेज, और रेज के फॉर्म में थी, दिख रहे हैं आपको, देखो जब उन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे रेज के फॉर्म में वो ऐसे आने लगी। अब ये रेज तो इनविजिबल है, कैसे दिखेंगे हमें, तो कैसे पता चला, तो वेरी सिंपल, ये रेज आपके आ रहे थे। दिस रेज को उन्होंने कैथोड रे बोला गया, इसको ही कैथोड रे नाम दिया क्योंकि वो इस साइड की कैथोड वाली पार्ट है, यहाँ से फ्लो होके वो एनोड की तरफ आ रहे थे। Now these rays are given the name cathode rays as these rays are moved from the cathode towards the anode and it is in the form of stream of particles। और नीचे आपने दिखाया है stream of particles के फॉर्म में वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होते आ रहे हैं। अब इनको कैथोड रे नाम दिया क्योंकि वो कैथोड से आ रहे थे, लेकिन वो तो इन दिख ही नहीं रह सकते, हम रेज को कैसे देख सकते हैं। तो एज द फ्लो ऑफ करंट, कैसे चेक किया गया कि ये करंट आ रहा है, this was checked by making a hole in the anode and coating the tube behind the anode with fluorescent material zinc sulfide, and this would develop a bright spot on coating as the rays strike anode। क्या किया गया उन्होंने कि आपको यहाँ पे जो एनोड साइड दिख रही, देख लो यहाँ पे एनोड साइड है, इस एनोड साइड में उन्होंने बिहाइंड, देखो ये एनोड है आपका, यहाँ पे उन्होंने होल किया गया, होल बड़ा होल था, और यहाँ पे जिंक सल्फाइड का जो कोटिंग था, यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल है जिसको यहाँ पे होल करके जिससे रेज यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ पे साइड में बैक साइड जो एनोड की वो पूरी कोटिंग की गई जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल से। जब वो रेज कैथोड साइड से एनोड साइड की तरफ आ रहे थे तो नेचुरली जब एनोड की तरफ आए
तो आपको यहाँ पे देखें कि दिस रेज जस्ट स्ट्राइक द एनोड साइड्स, और वो जिंक उस फ्लोरोसेंट मटेरियल पे भी गिरेंगे और उसकी वजह से यहाँ पे ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। इसका मतलब रेज आर कमिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड साइड्स। तो ये रेज निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रहे थे, इसीलिए उनको कैथोड रेज नाम दिया गया। वेरी सिंपल। तो इस तरह की आपको यहाँ पे ब्राइट स्पॉट किया गया और यहाँ पे आपको उसको नाम दिया गया कैथोड रेज। अब जो डिस्चार्ज ट्यूब दिखाई आपको नीचे, यहाँ पे नीचे आपको दिया है कि इमिशन ऑफ कैथोड रेज, बराबर है। अब आगे आपका एक पार्ट आता है न्यू, कि भाई ये जो हमने कैथोड रेज डिस्कवर किए उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। हमें पता तो चल गया कि भाई कैथोड साइड से आ रहे थे एनोड की तरफ, और वो भी जिंक के साइड में एक होल करके वहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड को वहाँ पे कोटिंग किया था, जिससे जब वो रेज कैथोड की साइड से आके उसको स्ट्राइक हुए तो वहाँ ब्राइट स्पॉट होने लगे। मतलब समझ में आ रहा था कि रेज आर फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इसलिए उसको कैथोड रेज बोला गया। अब उसकी क्या प्रॉपर्टीज थी? पहली प्रॉपर्टी उन्होंने दी है दैट कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन्स, एंड दिस वॉज प्रूव बाय प्लेसिंग अ ऑब्जेक्ट इनसाइड द ट्यूब हुज शैडो फाउंड ऑन द वॉल अपोजिट टू द कैथोड। अब ये कैथोड रे जो थे वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहे थे। कैसे पता चला? तो उन्होंने क्या किया, उस ट्यूब के बीच में ही एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब रेज जब आ रहे थे और उस रेज के बीच में जब ऑब्जेक्ट आ गया तो नेचुरली उसकी शैडो आएगी, और वो जो शैडो थी उस ऑब्जेक्ट की वो बिल्कुल कैथोड के अपोजिट साइड में आई। इसका मतलब रेज आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बराबर है। ये हमें रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इस चैप्टर से पता ही चलता है, जो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी इस तरह से जो है वो रेज ट्रैवल कर रहे थे इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड, दीज रेज आर देमसेल्व्स इनविजिबल। ये रेज खुद तो विजिबल थे, नहीं दिख रहे थे, बट देयर एग्जिस्टेंस कैन बी ऑब्जर्व विद द फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल कोटेड बिहाइंड द एनोड विच ग्लो व्हेन हीट बाय देम। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था कि एक खुद तो कैथोड रेज विजिबल है, दिख ही नहीं रहे थे, लेकिन उनका अस्तित्व हमें पता चल जाता था क्योंकि हमने क्या किया, वहाँ पे एनोड की साइड में एक होल करके वहाँ पे फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का एक कोटिंग किया था जिसको जिंक सल्फाइड नाम दिया है। और जब ये रेज वहाँ पे एनोड साइड पे स्ट्राइक करते हैं, जैसे कैथोड से आके एनोड की साइड पे, तो वहाँ पे एक ब्राइट ग्लोइंग होता था और उससे पता चलता था कि दे आर जस्ट कमिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड साइड्स। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट ऑल्सो। एक कैथोड रेज जो थे वो मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहे थे। कैसे पता चला कि मैकेनिकल इफेक्ट भी देते हो? तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, व्हेन दे प्लेस अ स्मॉल पैडल व्हील, एक पैडल का व्हील उन्होंने रख दिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड जो दो इलेक्ट्रोड्स थे, उन दो इलेक्ट्रोड के बीच में उन्होंने एक पैडल व्हील रख दिया। तो जब कैथोड रेज फ्रॉम कैथोड साइड से एनोड साइड्स के साइड फ्लो हो रहे थे, तब उस रेज की वजह से वो पैडल व्हील जो है रोटेट होने लगा। Means it also give mechanical effect also, means it also have mechanical energy, and because of that mechanical energy the pedals will start rotating, right? तो इस तरह से वो mechanical effect भी देता है। Now next property दी उन्होंने, in the presence of electrical or magnetical field the behavior of the cathode rays similar to that negatively charged particle। जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक दोनों फील्ड में से कोई भी एक फील्ड, इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक फील्ड जब होता है प्रेजेंट, तब जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिस तरह का बिहेवियर करते हैं वही बिहेवियर कैथोड रेज भी दे रहे थे। इससे प्रूफ हो गया कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों कैथोड रे को, वो कैथोड की साइड से आ रहे थे इसलिए कैथोड रे, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन है ही। कैसे पता चला कि वॉट एवर द इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का जिस तरह का बिहेवियर होता है वही सेम बिहेवियर कैथोड पार्टिकल्स का भी दिख रहा था, कैथोड का दिख रहा था। इसीलिए कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ गैस। कैथोड रेज का
ना जो गैस भरा है उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर ना वो कैथोड रेज डिपेंड है, ना फिर दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, राइट, उसके ऊपर, मीन्स इट डू नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द मेटालिक इलेक्ट्रोड्स एंड ऑल्सो द गैस विच इज फिल इन द ट्यूब। इन दोनों के ऊपर कैथोड रेज डिपेंडेंट नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह से हमारा पहला जो था डिस्कवरी में इलेक्ट्रॉन्स के कैथोड रेज का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, थॉमसन्स का एक एक्सपेरिमेंट दिया है उन्होंने, जिससे हमें E/m रेशो जो है इलेक्ट्रॉन का हम डिस्कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज हियर व्हाट, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। क्या है भाई, एज शोन इन डायग्राम में जैसे दिखाया गया है, नीचे मैंने एक डायग्राम दी है आपको दिखाऊंगी। एक हाई पोटेंशियल इज मेंटेन बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड के बीच में एक हाई पोटेंशियल मेंटेन किया गया है। वहाँ पे एक मैग्नेट है और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है ऊपर और नीचे, जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है एंड थ्रू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑल्सो, बराबर है। तो यहाँ पे एक मैग्नेट है और मैग्नेट के साथ साथ यहाँ पे देख लीजिए, उसकी डायग्राम भी यहाँ पे आपको दिखाई है, देखिए इस तरह की, कि यहाँ पे आपको दिख रहा है देयर आर, दिस इज मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल, दिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द मोशन ऑफ दिस वन ऑल्सो, राइट, इस तरह से दिखाई गई है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया भी कि यहाँ पे देख लीजिए हाई वोल्टेज है, बिल्कुल मेंटेन किया गया है हाई वोल्टेज इस हिसाब से। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे दिया हुआ, मैग्नेट तो है, आगे आपको दिया है व्हाट इज दैट, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द कैथोड आर एक्सिलरेटेड बाय हाई वोल्टेज। जब यहाँ पे कैथोड रे से, देखिए कैथोड रे से जब इलेक्ट्रॉन आए तो ये जो हाई वोल्टेज था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रे से आ रहे थे वो एक्सिलरेट हो गए, दे आर एक्सिलरेटेड, मतलब एक्सिलरेटेड हो रहे हैं, उनका स्पीड बढ़ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द कैथोड रेज आर एक्सिलरेटेड बाय हाई वोल्टेज। नाउ क्या हुआ नेक्स्ट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, द बीम स्ट्राइक्स द सर्कुलर डिस्क, जो बीम्स थी इलेक्ट्रॉन्स के, जो कैथोड रेज की या इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम्स थी, उन्होंने सर्कुलर डिस्क को क्या किया, स्ट्राइक किया एट डिफरेंट पोजिशंस डिपेंडिंग ऑन द चार्ज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे जो आपको एक दिखाई उन्होंने, देखो एक डिस्क दिखाई यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो हुए और बिकॉज ऑफ दैट वन हाई वोल्टेज, तो इसकी वजह से उसने अलग अलग पोजीशन पे स्ट्राइक किया गया है, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बाय बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से उन्होंने अलग अलग पोजीशन पे वो रेस को स्ट्राइक किया गया है, राइट। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे फिर से एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का जो यहाँ पे स्क्रीन है, जिससे यहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉटिंग मिलेगी, तो पता चलता है कि रेज यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है। अब क्या है देख लीजिए हमारा आगे का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे बीम स्ट्राइक्स सर्कुलर डिस्क आफ्टर you can say anode at the different positions depending on the charge mass of electron and strength of electric and magnetic field। तो क्या है भाई वो वाला एक्सप्लेनेशन, कि जब सिर्फ एक ओनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अप्लाइड टू द, यहाँ पे सिर्फ हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द सर्कुलर डिस्क एट द पॉइंट ए। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया, तो इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड हो रहे थे यहाँ से, दे डेविएट फ्रॉम देयर पोजिशन एंड हिट द डिस्क at the position A, and when only magnetic field is applied, next part दिया है, and when only magnetic field is applied, the electrons you find that hit, they just electrons यहाँ से जो गुजर रहे थे, they deviates from their path and hit the circular disc at the point C, and just by balancing electric and magnetic field, दोनों को balance करके, now these electrons can be just made to be just hit at the point B।
जैसे इन द एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली स्ट्रेट जो कैथोड रे जो स्ट्रेट ट्रैवल करेंगे और एट द बी पॉइंट पे वो स्ट्राइक करेंगे या हीट करेंगे। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बैलेंस करके हम ये कर सकते हैं कि दिस कैथोड रेज कैन बी स्ट्राइक एट द पॉइंट बी, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने किया कि बैलेंस करके दे कैन जस्ट स्ट्राइक एट द पॉइंट बी जस्ट बाय कैरी आउट they have given that accurate measurement, उन्होंने एक accurate measurement किया। Thomson was able to calculate E by M value, E by M ratio, and it was found that it was 1.76 10⁻²। they have given 11th just coulomb per kg, इतना उसका E by M ratio था। Hope you all understand these all points. Next time we will start the next part. Please subscribe my channel, and if any suggestion query, please just write down in that comments. I will try to solve it. Thank you.